न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुलंदशहर गन्ना तोल सेंटर पर दर्जन भर किसानों ने चिलचिलाती धूप में गन्ना अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। गन्ना तोल न होने से किसानों का फूटा गुस्सा। कस्बा शमशाबाद में क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह गौड़ ने शमशाबाद बाजार में पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। लोगों को दी घरों में रहने की हिदायत। दुर्गापुर से 80 टन ऑक्सीजन लेकर कानपुर पहुंचे ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लोगों के लिए राहत भरी खबर। खबर कोडरमा की डोमचांच से है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोडरमा जिला सहित पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू है। इस बीच जरूरी सेवाओं की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। अन्य सभी तरह की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद डोमचांच क्षेत्र के कुछ दुकानदार गैर जरूरी वस्तु की दुकान खोलकर अपनी दुकानों को बाहर से ताला बंद कर अंदर से बिक्री कर रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में डोमचांच प्रखंड में राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को सील कर दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। इस छापेमारी अभियान में डोमचांच के विभिन्न स्थानों पर कुछ दुकानदारों द्वारा बाहर से दुकान में ताला लगाकर ग्राहकों को दुकान के भीतर रखकर सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए सामानों की बिक्री की जा रही थी, जो कि पकड़ी गई है। इस पर अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दुकानों को सील कर दिया है। जिन दुकानों को सील किया गया है उसमें गौरी कॉम्प्लेक्स, जेके मार्केट, राहुल ड्रेसेस, सखी सुहागन ज्वेलर्स, शुभांशु क्लॉथ गारमेंट्स, परिवार साड़ी सेंटर, राज मोबाइल, रॉयल फैशन, हरिओम वस्त्रालय, एमआर मार्केट, बॉलीवुड गारमेंट्स शामिल हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पहले ही उन्होंने 25 दुकानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें कुछ दुकान फिर से सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़ी गई। उन पर तुरंत कार्यवाही करते हुए दुकान को सील कर दिया गया और दुकानदार पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अगली खबर साहिबगंज से है। देश में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 को देखते हुए सदर प्रखंड कांग्रेस के महासचिव रंजीत यादव ने सकरी गली स्टेशन चौक में घूमकर लोगों के बीच मास्क एवं पर्चा वितरण करते हुए सामाजिक दूरी के साथ रहने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से अपील की कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहें, मास्क जरूर पहने। वहीं श्री यादव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर गरीबों के बीच आटा, चावल, आलू, प्याज सहित अन्य सामान का वितरण किया जाएगा। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में जहां पर भी चापाकल खराब हैं, उसको बनवाने का कार्य किया जा रहा है। श्री यादव ने कहा कि इस दौरान बहुत से लोग बगैर मास्क के नजर आए, जो कि चिंता का विषय है। पर्ची छोड़ो ना, मास्क दो ना यार, पहन के रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है। हाँ हाँ, पहन के रहिए। अरे अभी इंडिया में फेमस हो जाइएगा कि नहीं, जागरूक जरूरी है। बुलंदशहर में गन्ना तोल सेंटर पर दर्जन भर किसानों ने चिलचिलाती धूप में गन्ना अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कल से तोल नहीं होने पर किसान तोल सेंटर पर गन्ना लदे वाहनों के साथ धूप में तुलाई का इंतजार कर रहे हैं। तोल बाबू गन्ना सेंटर पर तोल करने नहीं पहुंच रहे। इंतजार का वक्त खत्म होने पर किसानों ने धूप में बैठकर नारेबाजी की। गन्ना अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ क्षेत्रीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि गन्ने की तुलाई नहीं हुई तो अधिकारियों के आवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्रीय किसान सभा के सचिव जय भगवान शर्मा ने कहा कि कोरोना एवं लॉकडाउन ने तो किसान मजदूर का हाल बेहाल कर रखा है, ऊपर से सरकार के नुमाइंदे किसानों को परेशानी में डालने पर तुले हैं। किसान तोल सेंटर पर तोल के इंतजार में बैठे हैं। किसान सुबह से किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी किसानों में बन बनाया है कि मिल के अधिकारियों का मजबूरन घेराव करेंगे। तोल ना होने से किसानों का गुस्सा फूटा। मिल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का ऐलान है कि यदि तुलाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिकारपुर तहसील क्षेत्र के दरवेशपुर गन्ना तोल सेंटर का ये पूरा मामला है।
गुमला जिले के घाघरा में पूर्व आईजी डॉक्टर अरुण उरांव ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घाघरा प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार से शनिवार देर शाम मुलाकात कर वर्तमान वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही बैठक कर विधि व्यवस्था से अवगत हुए। इस क्रम में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर चर्चा की। साथ ही ग्रामीणों द्वारा कोरोना टीकाकरण में अफवाह और क्षेत्र के कारण लोगों की उपस्थिति कम हो रही है, उस पर किस तरह से जागरूकता लोगों के बीच फैलाई जाए, अफवाहों को मिटाया जाए, इस पर कार्य करने के लिए जानकारी ली। मौके पर डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना टीकाकरण को लेकर गलत भ्रम जो लोगों के बीच फैला रहे हैं कि कोरोना टीका लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ये गलत है। टीकाकरण कराने से ही लोगों को कोरोना से बचाया जा सकता है। लोग टीकाकरण का पूर्ण लाभ उठाएं और अपने परिवार जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें टीका अवश्य दिलाएं ताकि इस कोरोना महामारी से लोग बच सकें। ये जो वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। समझ रहे हैं कि दूसरे फेज में कोरोना का जो लहर है उसको बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र सबसे बड़ा तरीका है। और जो सूचना ग्रामीण इलाकों से आ रही है कि गांव में भय पैदा हो गया है, एक अफवाह पैदा कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन नहीं लेना है, और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि खासकर रिपोर्टिंग क्या है, ये बड़ा खतरनाक परिदृश्य है आगे की। ये मैं सीनियर अफसर्स को इस बात की जानकारी दूंगा। पार्टी में भी सीनियर्स को मैं जानकारी दूंगा कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन से लोग बेहद डर रहे हैं और जो टारगेट है वैक्सीनेशन का जो पूरा करना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। इससे वाकई दूसरे लहर में ही ज़्यादा लोग निपटेंगे और तीसरा लहर और खतरनाक होगा। तो टीकाकरण वाला मुद्दा बहुत गंभीर है। अगली खबर का रुख करते अगली खबर साहिबगंज से है। विश्व कवि नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के 160वें जन्मोत्सव समारोह कोविड-19 को ध्यान में रखकर सरकार व प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए रेलवे परिसर साहिबगंज में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि अब हमें कुछ वर्षों तक कोरोना के साथ ही जीना व उपचार सीख लेना होगा। सभी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग शीघ्र वैक्सीन जरूर लें। वहीं मंच के सदस्यों ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि हमारे जीवन रक्षा के लिए जो कोरोना योद्धा डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के साथ मीडिया बंधु दिन रात आम जनता की सेवा में लगे हैं, उनका सम्मान करें। इस कार्य के लिए उनका मनोबल बढ़ाते रहें। साहिबगंज जिला रविन्द्रनाथ टैगोर विचार मंच के द्वारा 160वें रविन्द्रनाथ टैगोर के जयंती पर माल्यार्पण किया गया। कोविड-19 को देखते हुए और जो शासन सरकार का जो निर्देश है उसका पालन करते हुए माल्यार्पण किया गया। आज एक ही है कि आज एक प्रतियोगिता भी कराई जा रही है जो कि साहित्य एवं सामाजिक दर्शन रविन्द्रनाथ टैगोर का, उसके हमारे युवा उसमें जुड़कर सभी और जो भी लोग हैं उसमें जुड़कर अपने बातों को रखेंगे कि आज कोरोना काल में भी रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रकृति संबंधी समाज के प्रति, साहित्य के प्रति किस तरह से लगाव था। और आज कोरोना से अगर हमको जीतना है तो उनके दर्शन को समझना होगा, उसका सामाजिक दर्शन, उसका सामाजिक जो मानवता था, प्रकृति प्रेमी थे वो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज मानवता का बहुत अकाल हो गया है कि इच्छा और आपका इच्छा क्या है और आपका आवश्यकता क्या है, उसके बीच में फर्क बताना होगा, तभी आज हम इस कोरोना काल में हम जी पाएंगे। पारिवारिक रंजिश में बुजुर्गों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात हुई। मृतक राम सूरत उम्र लगभग 68 वर्ष पुत्र रामदीन निवासी गांव नरसिंहपुर चौकी दीवानगंज थाना क्षेत्र कंधई का निवासी था। सड़क किनारे घर बनाकर बुजुर्ग राम सूरत अकेले रहते थे। इनका पूरा परिवार गाँव वाले घर पर रहता था। आज सुबह इनकी खून से लथपथ लाश को चारपाई पर पड़ोसियों ने देखा, जिसको देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कंधई पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया पता लगा कि इनकी हत्या की और इनकी लाश को घर के सामने लाकर छोड़ दिया गया। सुबह घटना की जानकारी परिवार वालों को मिलने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना कंधई थाना क्षेत्र के दीवानगंज चौकी अंतर्गत नरसिंहपुर गाँव की है। आज दिनांक 9/5/2021 को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नरसिंहपुर थाना कंधई में राम सूरत वर्मा का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर आई। प्राथमिक जांच से यह ज्ञात हुआ कि राम सूरत वर्मा द्वारा 10-12 दिन पहले
एक ज़मीन का बैनामा किया गया था और उसी के पैसे को लेकर के इनके लड़कों के बीच आपस में विवाद चल रहा है। छोटे लड़के ने इसी कारण इनके हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त किया है और मृतक राम सूरत वर्मा के सिर पर कुल्हाड़ी के घाव दिख रहे हैं और मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। शव को मर्चरी पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा। बाजारों में भीड़ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। बाजारों में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा। बुलंदशहर के पहासू में जमकर कोविड गाइडलाइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के सुखाए बासा के वार्ड 14 निवासी मोहम्मद मोइन उद्दीन खेत से मकई लार का बोझ लेकर घर आ रहा था। इसी दौरान घर से सटे दक्षिण 11,000 वोल्टेज का तार जमीन से मात्र 6 फीट ऊंचाई थी। उसी तार की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुखाए बासा के वार्ड नंबर 14 के कमाल उद्दीन के 49 वर्षीय पुत्र मोइनुद्दीन उर्फ पारो के रूप में हुई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घटना कल 7 बजे सुबह की है। घटना स्थल पर अंचलाधिकारी अमित कुमार, 0 माइल पिकेट थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अंतिम परीक्षण के लिए खगड़िया भेज दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। बिजली विभाग को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा 11,000 के तार को ठीक नहीं करने के कारण उक्त व्यक्ति हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत के मुंह में समा गया। वहीं अंचलाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से जनवरी 2021 माह में आवेदन बिजली विभाग को दिया गया था, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा हाई टेंशन तार को सही नहीं करने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बिजली विभाग के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये घटना कैसे हुई? क्या कितना बजे? 5 कहाँ से लेकर आ रहे थे? उसी कार से लेकर आ रहा था, बिहार से, खेत से लेकर आ रहा था। क्या नाम है? मोहम्मद मोइन। आपका कौन है वो? मेरा भाई है। यह घटना कहाँ पे घटी? क्या नाम है गांव का? गाँव का नाम है सुखाए बासा। सर ये घटना कैसे घटी? यहाँ पर जब हम आए तो ग्रामीणों से पूछताछ किया तो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यहाँ जो 11,000 का बिजली का तार है उसके निकट से वो बोझा लेकर के लार जो है मकई का लार लेकर के आ रहे थे और मकई का लार से सट जाने के कारण इसका करंट लग गया और करंट से। सर मृतक के परिवारों को मुआवजा भी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, जो भी सहाय अनुदान है बिजली विभाग के द्वारा दिए हैं वो इन लोग से आवेदन वगैरह लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद यदि घटना सत्य पाई जाएगी तो। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा आवेदन कालों में तार को सुदृढ़ नहीं किया है। उसके ऊपर बिजली विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हमें भी जो पूर्व में कनीय अभियंता मानसी और ऊर्जा विभाग बिहार सरकार को जो पत्र दिया गया था उसकी रिसीविंग की कॉपी दिखलाया गया है और इसकी छाया प्रति दी गई है। मेरे द्वारा तत्काल इलेक्ट्रिक एसडीओ जो बेलदौर के प्रभारी हैं उनको मैंने इसके संबंध में बात किया। उनके द्वारा बताया गया है कि यथाशीघ्र इसको ठीक करा दिया जाएगा और उनको भी कार्रवाई के लिए मैंने अपनी तरफ से अनुशंसा करने, जिला पदाधिकारी को अनुशंसा करने का निर्णय लिया। वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की तमाम खबरों की ओर। फर्रुखाबाद जनपद में कस्बा शमशाबाद में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह गौर द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए। वह क्षेत्राधिकारी राजवीर सिंह गौर व थाना प्रभारी आर.के. रावत व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा दिन में रविवार को राष्ट्र गीत बजाकर फ्लैग मार्च किया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी ने बताया जो लोग संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग दुकानों के आगे बैठकर दुकान को चला रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पर बताया कि जो डॉक्टर लोग मरीजों को देख रहे हैं उन डॉक्टरों से मेरा अनुरोध है कि मरीजों को दूर दूर खड़े होने दें, उचित दूरी बनाए रखें व मरीजों के मुंह पर मास्क होना चाहिए और ना ही कोई भीड़ लगानी चाहिए। क्षेत्र अधिकारी द्वारा डॉक्टरों को ये भी चेतावनी देते हुए कस्बा शमशाबाद में क्षेत्र अधिकारी राजवीर सिंह गौर व थाना प्रभारी आर.के. रावत ने पुलिस बल के साथ शमशाबाद में राष्ट्र गीत बजाते हुए फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को कोविड-19 कोरोना वायरस के सख्त आदेश देते हुए फ्लैग मार्च किया। बारे में कुछ जानकारी चाहिए। लॉकडाउन में सम्मानित के उद्देश्य है आम जनता को इस महामारी से बचाना, इसलिए लॉकडाउन, काम, सोशल डिस्टेंसिंग का काम, नियमों के बारे में आम जनता को जागरूक करना और मतलब जो है इसीलिए हम लोग दोपहर में धूप में जो है टहल करके जो है घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं जिससे जो बीमारी से जो है स्वयं बचाओ, बचें, दूसरों बचाओ। गया शहर के डेल्हा थाना स्थित खरखुरा रेलवे लाइन के समीप जमीन कारोबारियों के साथ जमीन लेन देन के मामले में जमीन कारोबारी पर गोली चलाई गई, जिसमें जमीन कारोबारी के मित्र को गोली लग गई। घायल व्यक्ति का पिलग्रिम अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बनी हुई है। जमीन कारोबारी ने लाइसेंसी हथियार से गोली चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। घायल का नाम विक्टर मुर्मुर बताया जाता है। जमीन कारोबारी उचित इलाज के लिए गुहार लगा रहा है। से जा रहे थे भैया के डेली प्रणाम पाती करते हैं, जब जमीन भी दिए थे हमरा, इनसे बहस वहस हो रहा था। उसी में उन लोग कुछ लोग पीले था, संतोष सिपाही, मल्लू, हरिनाथ, हाँ, और मनोहर, इन लोग के बंदूक निकाले, गोली चलावे लगे भैया। हथियार से मार के अब गोली चलाने लगा, भागे लगे भैया, उसी में हमरा लग गया गोली भैया। अरे वाह, कितना लोग थे वो लोग 15 गो से होगा भैया, 15-20 गो से। कितना बजे घटना है भैया? घटना कैसे बता दिया, 1 घंटा हो कहाँ इलाज हो रहा है आपका? अरे बाप, पिलग्रिम में भैया। थाना आया था, घर पर आया था। क्या बोले, कार्रवाई होगा? कार्रवाई करने के लिए बड़ा बाबू दिए हैं कि जो भी कार्यरत जो लोग थे, क्योंकि रेलवे कर्मचारी को गोली लगी होगी लाइसेंसी पिस्टल से। मैं गवाह हूँ, मेरा नाम मोनू कुमार उस विशाल मेहता है। उन्होंने उसको गोली मारने का काम किया और रंगदारी का बात सबसे कर रहे थे और सबको कहे कि बसाते हो तो हम नहीं बसेंगे, हम भी ज़मींदार बन सकते हैं इस खरखुरा स्टेशन के बगल में। और हमारे दोस्त पर और हम पर भी घात किया है, वो गोली हमको भी लग सकती थी। आप देख रहे हैं दयनीय स्थिति में हमारे मित्र को गोली लगी है। संतोष सिपाही, पिता नामालूम उर्फ संतोष शर्मा, उसका छोटा भाई उमेश शर्मा का बेटा सोनू कुमार उर्फ सोनू शर्मा, शशि मनोहर, उसके पिताजी का नाम है
कारण क्या था? कारण कुछ भी नहीं था। हम लोग गुजर रहे थे, सबके ज़मीन देते हो, प्लॉटिंग करते हो, तुम लोग ज़मींदार हो गए हो, क्या हो? मैं वहाँ का लोकल बासिंदा हूँ, तो सबके लिखते हो तो हमको भी लिखो। गोली मेरे पर चल रहा था, लेकिन हमारे मित्र को हम नहीं जानते थे कि लग गया है। और उसने अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मारने का काम किया है हमारे मित्र को। क्या अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिक्सर रखे हुए हैं, रोज भी दिखाते थे, चमकाते थे। क्या होना चाहिए? इसमें हमको उचित कार्रवाई करवा दीजिए, हमारे दोस्त का उचित इलाज करवा दीजिए। मैं इस कोरोना काल में किसी को अरे भी नहीं बोलने देखता सकता था, और इन्होंने ऐसा काम मेरे दोस्त को किया है। ऑन ड्यूटी रेलवे में हमारे दोस्त रहे हैं। आखिर देर से ही सही, लेकिन कानपुर के लिए अब ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। रविवार को एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 80 टन ऑक्सीजन लेकर कानपुर पहुंच गई है। इस ऑक्सीजन से कानपुर और उसके आसपास के जिलों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर गोविंदपुरी यार्ड पहुंची। हर कंटेनर 20-20 टन ऑक्सीजन लदा हुआ है। कानपुर के गोविंद नगर कंटेनर डिपो से यह ऑक्सीजन अब प्रस्तावित स्थानों पर भेजी जाएगी। कानपुर के हाल ही के दिनों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफी अफरा तफरी मची थी। ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मरीजों की जिंदगी रुस्खत हो गई। अब शासन के इस प्रयास से शहर को ऑक्सीजन की कमी से निजात मिलेगी। कानपुर के आसपास के जिलों को भी यहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस को खुद यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना अटेंड करने डिपो पहुंचे, जिससे साफ होता है कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की कानपुर को कितनी जरूरत थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गोविंदपुरी यार्ड में सुरक्षित लाने वाले जसवंत फुले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि जीवन रक्षक ऑक्सीजन को लाने का मौका मिला। कानपुर में 80 टन ऑक्सीजन आज ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से पहली बार आई है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से इसको ऑफलोड करके इसको वापस भेजें ताकि दूसरी कंसाइनमेंट भी आ जाए। अब ये सिलसिला कानपुर महानगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति का जारी रहेगा और अभी तक जो कठिनाई थी कानपुर महानगर में ऑक्सीजन की, उसमें बहुत सारी राहत मिलेगी और कानपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी कानपुर से हम ऑक्सीजन दे सकेंगे। क्या लगता है जो भी आपसे तमाम मुद्दे हो रहे थे उससे बहुत राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि 80 टन ऑक्सीजन एक साथ आना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानपुर के आसपास सफाई हो गया, कन्नौज हो गया, रायबरेली, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर जो गैस है उसको भी यहाँ से पूर्ति करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सेंटर कानपुर ही है। क्या नाम है आपका? जसवंत। सर ये बताइए कि आप ऑक्सीजन लेकर के कानपुर आए हैं, कितना टाइम लगा कानपुर पहुँचने में आपको? कानपुर 2 घंटे में। रास्ते में किसी को दिक्कत वगैरह सिक्योरिटी नहीं, वन रन आया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए जैसे ऑक्सीजन की तमाम कंडीशन लोग भर रहे थे, ऐसे में आप जो रेलवे प्रणाली बहुत बड़ा कानपुर, आप ऑक्सीजन लेकर कानपुर कैसा महसूस कर रहे हैं? कितने लोग जिंदगी बच सकती है? जिंदगी बचाने के लिए जितना रेलवे से और हम लोगों से योगदान हो रहा है, हम लोग पूरा जी जान से कर रहे हैं। एक गर्व महसूस हो रहा है आपको? हाँ बिल्कुल है, जितना लोगों को बचाने के लिए लाने में जो हम लोगों से सहयोग हो रहा है पूर्णतया कर रहे हैं, और बहुत गर्व हो रहा है कि जीवन रक्षक प्रणाली में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये दुर्गापुर से कल शाम को चले हैं। 4 कंटेनर हैं 20-20 टन के, टोटल 80 टन का ऑक्सीजन इनमें है, और इनको यहाँ पर रोड टैंकर में अनलोड करके यहाँ खाली किया जाएगा और विभिन्न जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है राज्य सरकार को हिसाब से भेजा जाएगा।
सुरक्षा देखिए, यहाँ पे जो कंपनी लिंडे कंपनी है उनके सेफ्टी पैरामीटर्स के हिसाब से इसमें सारी सेफ्टी इक्विपमेंट फिटेड हैं और यहाँ पे भी संरक्षा का, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सारी टेक्निकल टीम रेलवे की और लिंडे कंपनी की सबकी है। जनपद बुलंदशहर में पंचायत सामान्य उपनिर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया प्रचलित है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए गए कि निर्वाचन संबंधी समस्याओं, शिकायतों के कंट्रोल रूम में प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित को प्रेषित किया जाए, साथ ही निस्तारण का फीडबैक प्राप्त कर पंजिका में दर्ज किया जाए। कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन संबंधी समस्याओं के लिए लोगों का सूचना दिए जाने के संबंध में कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबरों को अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किया जाए एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण वैश्विक महामारी के निरंतरण बढ़ने के दृष्टिगत कोविड-19 मरीजों के लिए जनपद में संचालित कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सियाना रोड पर ग्राम इमलिया में स्थित अंसारी एयर प्रोडक्ट्स फिलिंग स्टेशन ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण करते हुए प्लांट में लगे ऑक्सीजन टैंक में वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक एवं अभी तक की गई आपूर्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी की गई। साथ ही प्लांट में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडरों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए कि सभी कोविड अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। कोविड अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन मंगवाकर प्लांट में स्थापित ऑक्सीजन टैंक में संरक्षित करने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर तत्काल ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। महेश्वर रामजानकी मंदिर सेवा ट्रस्ट समिति रखोड़ घाट शिवाला महंत गिरी का बगीचा मिर्जापुर जानकी मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष धनंजय कुमार गिरी ने प्रार्थना पत्र द्वारा ट्रस्ट की जमीन बेचने के आरोप में शिवशंकर पुत्र स्वर्गीय बच्चू सोनकर निवासी मोहल्ला हथिया फाटक का रहने वाला है। शिवशंकर पुत्र स्वर्गीय बच्चू सोनकर द्वारा रामजानकी मंदिर ट्रस्ट की जमीन को बेच दिया है। रामजानकी मंदिर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष धनंजय गिरी ने आरोप लगाया कि प्रार्थी थाना कोतवाली कटरा में हमने शिकायत की थी, जिसके संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस बीच में एसपी महोदय से शिकायत की थी। अभी तक विपक्षी गढ़ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन समस्याओं को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। धनंजय कुमार गिरी, अध्यक्ष महेश्वर राम जानकी मंदिर सेवा ट्रस्ट। हमारे संस्था चलता है, ट्रस्ट के नाम है। उसमें हमें ज़मीन दान में मिला था, 3 बीसा लगभग। उसमें धर्मशाला के लिए हमने दान मिला था, तो उसको कुछ बगल के सोनकर भू माफिया द्वारा उसको अवैध रूप से वो बिक्री कर दिया गया। उसी को लेकर हमने आपत्ति दायर किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने कटरा कोतवाली महोदय में प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हमने लिखित प्रार्थना पत्र दिया, रजिस्ट्री के माध्यम से भी सूचित किया, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास में हमने दिया हुआ है लेटर। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और माफियाओं द्वारा हमें जान के मारने की धमकी भी दिया जा रहा है। क्या जमीनें किसी को बेची जा रही हैं? हाँ, ज़मीन बिक्री कर दी गई, हमारी ज़मीन ट्रस्ट की। तो इस पे आपने क्या किया है? हमने तहसीलदार में आपत्ति दायर किया हुआ है और दीवानी मुकदमा भी किया हुआ है कैंसिलेशन के लिए। सीएम के बनाए महिला हेल्प डेस्क का कोई फायदा नहीं हो रहा। न्याय के लिए एक महिला 2 मासूम बच्चों के साथ दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पति के दूसरी औरत से अवैध संबंध के चलते मारपीट कर घर से निकालकर महिला को सड़क पर ला दिया गया। घायल महिला का मुआवजा नहीं हो रहा। 8 साल पहले महिला की शादी हुई थी। 2 मासूम बच्चों को लेकर सीएचसी से थाने का पीड़ित चक्कर लगा रही है। तहरीर देने के बाद पुलिस मेडिकल मांग रही है, तो वहीं सीएचसी के जिम्मेदार मांग कर रहे हैं कि पुलिस का एनसीआर दिखाए। घायल महिला न्याय की गुहार लगा रही है। कोविड-19 का हवाला देकर सब महिला को टरका रहे हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांव महाजनपुर सुकरौली का ये पूरा मामला है। क्या मामला है आपका? 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं और 8 साल के बाद मेरे पति किसी दूसरे औरत को लाकर घर में बैठा लिए हैं, जबरदस्ती बैठा लिए हैं। अवैध संबंध है उनका।
और वो जब मैंने उनसे कुछ कहा तो वो मुझे मार पीट कर मेरा सर फोड़ दिए और मैं 8-10 दिन से हॉस्पिटल से लेकर के और थाने से लेकर के गुहार कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। आज कहाँ आए थे आपने? एप्लीकेशन देने किधर आए थे? मैं थाने पर आई थी। क्या कार्रवाई हुई है? मैं मुलैया करवाने आई हूँ। वो कह रहा थाने पर जाओ लिखवा कर लाओ और ये लोग कह रहा है कि जाओ मुलैया करवा कर लाओ। कार्रवाई हुई है कि नहीं? नहीं हुई है अभी तक। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। खगड़िया जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बेलदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के आयु तक के व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बेलदौर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष रंजन झा ने बताया कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। लाभार्थी आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर टीका ले सकते हैं। वहीं वैक्सीन लेने से पहले कोरोना जांच रैपिड एंटीजन से किया जा रहा है। मौके पर एनएम नेहा कुमारी, उषा कुमारी, डाटा ऑपरेटर मोहम्मद फैजल रहमान, प्रिंस कुमार समेत दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। वहीं लाभार्थी गोगरी जमालपुर के विकास कुमार, विमल एवं जूही विमल ने बताया कि जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन हर एक युवा को लेनी चाहिए और मैं लोगों से अपील करता हूं कि हर किसी को वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन आप लोग कब करवाए थे? आज के वो इनका स्लॉट तो कल रात में बुक किया करवाया था। तो वैक्सीन लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है? नॉर्मल है। और लोगों को भी प्रेरित आना चाहिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, तो आगे आना ही चाहिए। खास कर यंग जनरेशन को तो एकदम आगे आना चाहिए। और के लिए मैं काफ़ी लंबी दूरी से चल के भी आया। वैक्सीनेशन के लिए मैं काफ़ी दूरी से चल के भी आया, अबाउट 40 किलोमीटर चल के मैं आया। क्या मैडम आप दूसरे को भी प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन के लिए? मैं फ्यूचर के लिए बहुत। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। उम्र क्या है आपकी? 28। मैंने वैक्सीन लेकर आपको कैसा प्रभाव पड़ रहा है? वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नॉर्मल थे वैसे ही है। लेकिन आगे दूसरे को भी हम कहेंगे वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एकदम नॉर्मल है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है। वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पहला डोज लिया क्या? हाँ, फर्स्ट डोज। लेकिन और कितने लोगों को प्रेरित करेंगे यहाँ? हम सबको कहेंगे लेने के लिए। मार्केट में बहुत लोग बोल रहा है वैक्सीन से ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको लेना चाहिए वैक्सीन। आधार उद्योग जो है क्या चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें रजिस्टर कीजिए और आके यहाँ पर वैक्सीन लीजिए। सर आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारा कितने वर्ष से आयु के बच्चों को दे रहे हैं? आज 18 से 44 साल। तो कौन सी वैक्सीन पड़ रही है आज? कोविड-19 की वैक्सीन पड़ रही है। कोविशील्ड दे रहे हैं क्या दूसरा कोई? दूसरा है सर। अब तक ऊपर से आदेश आता है जो भेजा जाता है जिला से, वही वैक्सीन। सर आज एनटीपीसीआर कितना हुआ? आज का रिपोर्ट अभी कैसे आएगा? शाम में आएगा 5 बजे। फील्ड में ये सब क्षेत्र में काम ही कर रहा है। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो हम लोग यही कहेंगे कभी जितना हो अपना एंट्री करवा करके और जितना जल्द हो सके आके वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, आस पड़ोस को भी सुरक्षित रखें। हम सुरक्षित रहेंगे तब दूसरे को भी सुरक्षित। सर किस माध्यम से कर सकते हैं क्या रजिस्ट्रेशन जो करा? वो तो अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो सब भी अपने आप कर सकते हैं। सब उसका ऐप से उस ऐप पे लोग जाता है अपना और लोग घर बैठे भी कर सकते हैं, एंट्री कर सकता है। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।